तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी का इस नए एपिसोड में पूरी फैमिली का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह से होंगे और अपनी फैमिली का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी घटना है, आज की जो हमारी कहानी है, वो बहुत ही दिल दहला देने वाली है, क्योंकि एक व्यक्ति ने इस तरह से कत्ल करता है कि किसी को किसी प्रकार की भनक भी नहीं लगती है। और वो व्यक्ति खुद थाने जाता है और थाने जाकर के एफआईआर लिखवाता है, अपनी पत्नी की गुमशुदगी लिखवाता है, यानी अपनी पत्नी को ढूंढने की पुलिस की जिम्मेदारी कर देता है। जबकि पत्नी का कहीं न कहीं गायब करने में और कोई ऐसा कांड करता है जो उसकी जिम्मेदारी खुद उसकी होती है। आज की कहानी शुरू करूँ, आज की घटना बताऊँ उससे पहले एक बात और कि हर क्राइम करने वाला व्यक्ति यही सोचता है, मैंने कई बार यही बात बताई कि हर क्राइम करने वाला व्यक्ति यही सोचता है कि वो कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है, जबकि ऐसा नहीं हो पाता है। तमाम लोग तमाम प्रकार की फ़िल्म देखते हैं, तमाम प्रकार की ऐसी कहानियाँ सुनते हैं, तमाम प्रकार की ऐसी वीडियोज़ देखते हैं कि हो सकता है उनसे कुछ ऐसा क्लू मिल जाए जिससे वो बच जाएँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम समीर जाधव है, जिसने अपनी पत्नी का खुद कत्ल करता है और उस आधार पर करता है कि जैसे एक फ़िल्म बनी थी रॉन्ग या राइट, सनी देओल की फ़िल्म थी रॉन्ग या राइट। इसमें अपनी पत्नी का इस तरह से कत्ल करता है सनी देओल, और उसके बाद में ये होता है कि वो इतनी चालाकी और इतनी चतुराई करता है कि जिससे वो पकड़ा नहीं जाता है। इसी प्रकार से एक फ़िल्म बनी थी दृश्यम। ये सारी फ़िल्में देखते हैं, लेकिन इनका एंड नहीं देखते हैं, इनकी आखिरी नहीं देखते हैं कि आखिर मुजरिम या कैसा भी हो, लेकिन वो आखिर पकड़ा ही जाता है और सबूत उसके सारे के सारे खिलाफ हो जाते हैं। तो आज की घटना, आज की जो कहानी है, अब पूरी तरह से शुरू करते हैं। ये घटना और ये जो कहानी है पुणे शहर की है और राजगढ़ की है। राजगढ़ का एक व्यक्ति होता है समीर जाधव। उसने अपने ही दोस्त को उसके फ़ोन से, यानी जो दोस्त का फ़ोन होता है, समीर जाधव के दोस्त का फ़ोन होता है और कहता है कि मुझे तुम्हारा फ़ोन थोड़ी देर के लिए चाहिए होगा। और वो उसका फ़ोन लेता है। उसके फ़ोन लेकर के वो अपनी पत्नी को चैटिंग करना शुरू करता है। और जब चैटिंग करना शुरू करता है तो अपनी पत्नी से कई ऐसी चैटिंग करता है कि भाभी जी क्या हाल चाल है, आप अच्छी हैं, ठीक हैं, आपके परिवार में क्या हो रहा है, आप मुझे बहुत पसंद हैं, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आप कहाँ हैं। इस बात को उसकी पत्नी ने, समीर जाधव की पत्नी ने समझा था कि इस व्यक्ति से मेरा कोई ताल्लुकात है ही नहीं। शायद उसकी पत्नी ये समझ चुकी थी, अंजलि, उसकी पत्नी का नाम अंजलि था, वो ये समझ चुकी थी कि ये कोई और नहीं है, ये मेरा पति ही है समीर, जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है और वो छुपाना चाहता है अपने आप को और मुझे चैटिंग कर रहा है। इन सारी चीज़ों को पत्नी ने समझते हुए इसे जवाब दे दिया। और इस प्रकार से जवाब देते देते एक 10 मिनट के बाद चैटिंग में समीर जाधव ने उसे आई लव यू का मैसेज भेजा और उधर से उसकी पत्नी ने आई लव यू टू का मैसेज भेज दिया। दोस्तों, ये सारी चीज़ें होने के बाद में अब घटना यहीं पर ख़त्म हो गई, कहानी यहीं पर इसकी ख़त्म हो जाती है। लेकिन एक समय आता है 26 अक्टूबर 2025 का, जब एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है, एक ऐसा कत्ल हो जाता है, एक ऐसी कहानी हो जाती है जहाँ से इस कहानी का, इस घटना का बहुत ही उथल-पुथल हो गया। 26 अक्टूबर 2025 को इसकी पत्नी गायब हुई थी और इसने 28 अक्टूबर, इन 2 दिन तक अपने घर आया और अपनी माँ से पूछा, अपने बच्चों से पूछा कि तुम्हारी माँ कहाँ है और तुम्हारी बहू कहाँ है, अपनी माँ से ऐसे कहा। तो उसने पता लगाने की कोशिश की, लेकिन कहीं भी उसकी पत्नी का पता नहीं लगा, अंजलि का। उसने सीधे राजगढ़ थाना था वहीं पर पड़ोस में, उसने जिस इलाके में रहता था, उसने राजगढ़ थाने में एफआईआर दर्ज करवाई और कहा कि मेरी पत्नी गायब है, 3 दिन से मुझे मिली नहीं। आखिर मैं ढूंढूं तो ढूंढूं कहाँ, कैसे क्या बात करूं। अब पुलिस ने उससे कहा कि देखो, सबसे पहले तुम मुझे कागज पर पूरी घटना का दृश्य लिख कर दो, पूरी घटना बताओ, इसके बाद में मैं कार्रवाई करता हूँ। तो उसने, जिस हिसाब से पुलिस ने उस पर कार्रवाई करने के लिए उससे कागजात लिखवाए और लिखवाने के बाद में अपने पास रख लिया, उस हिसाब से बाद में कोई कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन 28, 29, 30, 31, इन सारे 4 दिनों तक वो व्यक्ति वहाँ जाता रहा और वहाँ अपनी पत्नी के लिए इस बात को
अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए इस बात को कहता रहा कि मेरी पत्नी न जाने कहाँ खो गई है, न जाने कहाँ चली गई है, मेरी पत्नी को ढूंढ कर के ला दीजिए। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत हैरान हूँ। 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, एक क्लास 3 में पढ़ता है और एक क्लास 5 में पढ़ता है। मेरी माँ अपनी बहू के लिए बहुत ही परेशान है, कहीं न कहीं से मेरी पत्नी को ढूंढ करके ला दीजिए। आखिर अब पुलिस धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को, अब 4 दिन से वो आ रहा था व्यक्ति समीर जाधव, इन सब चीज़ों को देखते हुए पुलिस ने कहा कि ठीक है, मैं बहुत जल्दी कार्रवाई करूंगा और आपकी पत्नी को ढूंढूंगा, कोशिश करूंगा, खोजूंगा। लेकिन यहाँ तक कि एक 3 नवंबर तक उसकी पत्नी का कोई पता नहीं चलता है। लेकिन 4 नवंबर को ये व्यक्ति काम पर जाने से पहले फिर थाने जाता है और थाने में जाने के बाद में वहाँ पर अपनी बात सबसे पहले सिपाही से रखी और सिपाही से रखने के बाद में जो बात दरोगा से रखी। लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ साथ वहाँ पर डीसीपी संभाजी बैठे हुए थे और डीसीपी संभाजी इस बात को गौर से सुन रहे थे कि जो सिपाही से बात कर रहा था वो अलग बात थी, लेकिन जो बात दरोगा से कर रहा था वो बात अलग कर रहा था। डीसीपी संभाजी ने उसे बुलाया और कहा कि अब बताओ क्या मामला है। तो उसने जब उनसे बात की तो उसने कोई तीसरे तरीके की बात की, कोई सही बात समझ में नहीं आ रही थी। संभाजी समझ गए कि कहीं न कहीं अपनी पत्नी के गुम होने में और अपनी पत्नी के गायब करने में इसी का हाथ है। उन्होंने कहा कि ठीक है, मुझे पूरी कहानी विधिवत बताओ। उसने जो डीसीपी संभाजी थी उन्हें पूरी कहानी और पूरी घटना बहुत अच्छी तरह से बताई, समझाई कि 26 अक्टूबर की रात से हमारी पत्नी गायब है और हम ढूंढ रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, खोज रहे हैं, लेकिन कहीं मिल नहीं रही है। अब इन सारी चीज़ों को जब डीसीपी संभाजी आईपीएस रैंक के अधिकारी मुजरिम को एक बार देखने के बाद में समझ जाएं कि मुजरिम कौन है, हकीकत क्या है, घटना क्या है, उन्होंने तुरंत उसको बिठाया, पानी पिलाया और कहा कि ठीक है, हम तुम्हारी पत्नी को खोजने की कोशिश करेंगे। डीसीपी संभाजी ने उसके परिवार वालों से, यानी अंजलि के, इसकी पत्नी के परिवार वालों से मुलाकात की। मुलाकात करने के बाद में उनसे पूछताछ की कि आखिर आपकी बेटी का किसके साथ अफेयर था, किसके साथ कैसी घटना थी, आखिर पूरी बात बताएं। तो उसके पिता ने कहा, अंजलि के पिता ने बताया कि मेरी बेटी आचरण से बहुत अच्छी थी, बहुत ठीक थे, उसके कोई गलत आचरण थे ही नहीं। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो समीर पंजाब जाधव है, ये खुद कहीं ना कहीं अफेयर में था। इसकी वजह से मेरी जो बेटी थी उसके साथ में कोई क्लू निकालना चाहता था, कोई ऐसा दृश्य निकालना चाहता था जिसकी वजह से उसको मार सके। कई बार उसे मार देने की धमकी दी, चेतावनी दी, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को भूल गया। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि समीर जाधव ने मेरी बेटी को मारा है, क्योंकि 3-4 दिन से जब से हम यहाँ आए हैं, जब से लगे हैं, तब से तो बहुत मेहनत कर रहा है। देख करके तो ऐसे लग रहा है जैसे कि वो अपनी पत्नी के लिए खुद बेचैन हो। डीसीपी संभाजी समझ गए कि कहीं ना कहीं हाथ इसी का है, लेकिन ये दिखावा कर रहा है, अपनी ससुराल वालों के पक्ष में बात रखने की कोशिश कर रहा है। शायद ये दबाव में है कि अगर ये बात नहीं रखेगा तो इसके ससुराल वाले इसके प्रति एफआईआर दर्ज करवा देंगे, इस पर मुकदमा दर्ज करेंगे, इसलिए ये दौड़ा दौड़ा फिर रहा है। डीसीपी संभाजी ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है, आप लोग घर जाइए, हम इस पर कल कार्रवाई करेंगे। डीसीपी संभाजी जो होते हैं 4 नवंबर 2025 को फिर आते हैं, थाने में बैठते हैं। बैठने के बाद में वो उसी ख्याल में डूबे हुए थे कि आखिर इसका तोड़ कैसे निकाला जाए, आखिर इस जो अंजलि गायब हुई है इसको कैसे हम पता लगाएं। आज 4-5 दिन हो गए थे, लगभग 1 हफ्ता गुजर गया था, लेकिन अंजलि का कोई पता जाता नहीं। डीसीपी संभाजी ने उसे बुलाया, समीर जाधव को, उसे थाने के अंदर बंद किया। बंद करने के बाद में 2-4 ऐसे मुजरिम सेट किए थाने, तो रोज मुजरिम आते हैं, कई आया करते हैं। उनको बुलाया और उनको क्या बताया, उनको क्या समझाया नहीं मालूम, लेकिन उन्होंने जो बातें की थी उनसे, तो उन्हें मारते कम और चिल्लाते बहुत ज़्यादा थे जो मुजरिम थे। डीसीपी संभाजी ने कहा कि इन सबको बहुत मारो, बहुत पीटो, इतनी पिटाई करो कि इनके हाथ और पैर कम से कम 6 महीने के चलने के लायक न रह जाएं, और सजा तो भुगतेंगे जाकर के जेल में। शायद कैदी मारे जा रहे थे या नहीं मारे जा रहे थे, लेकिन चिल्ला बहुत जोर रहे थे, आवाज़ें बहुत जोर जोर की कर रहे थे। उसके बाद में जो समीर जाधव होता है उसको बुलाया जाता है और कहता है कि जो डीसीपी संभाजी होते हैं कहते हैं अब नंबर तुम्हारा है,
अंदर जाओ, तुमसे भी सच उगलवाया जाएगा। ऐसी सारी बातों को सुनने के बाद में जो समीर जाधव था उसके तो कान खड़े हो गए। उसने कहा कि साहब मुझे मारो मत, मैं इतना मार नहीं झेल सकता। आप जो बताएंगे वो करूँगा, आप जो सच्चाई कहेंगे वो बता दूंगा, लेकिन सच्चाई पूछ लो, मगर इतना मारो मत, क्योंकि मैं इतनी मार नहीं खा सकता। क्योंकि जो मार सुन रहा था, जो इतनी सारी चीज़ों को सुना था, उसके जो पैरों तले से जमीन खिसक गई थी, क्योंकि उसकी समझ नहीं आ रहा था कि कितना मार खाने के बाद में हम बच पाएंगे। डीसीपी संभाजी ने उससे कहा कि फिर सच बता दो कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है और तुमने उसके साथ क्या किया है। जब बहुत ज़्यादा पुलिस दबाव डालती है और डीसीपी संभाजी जो होते हैं उन्होंने कहा कि अगर नहीं बताओगे तो कबूलना आपको पड़ेगा और कबूलवाना मुझे आता है। जब ये बातें सुनता है तो उसे लगता है कि बहुत ज़्यादा मार पड़ेगी और जेल तो होगी, सज़ा तो काटना पड़ेगा। तब उसने एक घटना सुनाई और कहानी बताना शुरू किया और उसने बताया कि मैंने अपनी पत्नी को खुद मारा है। आखिर कैसे मारा है उसने, इस बात को बताता है। उसने 1 महीने पहले किसी युवती से अफेयर में आ गया था और अफेयर में उसके साथ बहुत अच्छी तरह से रह रहा था। उसे लग रहा था कि शायद जीवन इसी के साथ काटना है और अपनी पत्नी से बहुत ऊब चुका था। दरअसल अपनी पत्नी के साथ नहीं रहना चाहता था, इसलिए उसने दूसरी औरत के साथ रहने की कोशिश की और अपनी पत्नी को रास्ते से हटाना चाहता था, लेकिन उसकी गलतियां ढूंढ रहा था। लेकिन उसने कोई गलती नहीं की थी उसकी पत्नी ने। इसने खुद उसके मोबाइल से, दूसरे मोबाइल से चैटिंग की और चैटिंग पर जब जवाब दे रहा था ये और उधर से जवाब आ रहा था, तो उसकी पत्नी इस बात को समझ रही थी कि ये कोई और नहीं, मेरा पति है जो मजाक कर रहा है मेरे साथ। और उस नंबर को भी जानती थी कि उसका नंबर उसके दोस्त का है और अपना फ़ोन लेकर के समीर जाधव नहीं जाता, उसी के फ़ोन से चैटिंग करता। वो समझ गया था कि कोई और नहीं, मेरा पति ही चैटिंग कर रहा है। लेकिन उसने उस व्हाट्सएप के ज़रिए, चैटिंग के ज़रिए क्लू निकाल लिया था, क्योंकि उसने आई लव यू उधर से भेज दिया था और ये भाभी भाभी करके बात कर रहा था। इसका मतलब ये था कि उसने अपने दोस्त को फंसाया और अपनी पत्नी को फंसाया और उसकी जान ले ली। ऐसी हालातों में जब उसकी जान चली जाती है तो उसने बताया कि आखिर उसने मारा किस तरह से। उसने बिल्डर का काम करता था, बिल्डिंग का काम करता था, फैब्रिकेटर्स का काम करता था, इसलिए उसने एक गोदाम बनाया और गोदाम बनाने के लिए उसने वहाँ पर एक भट्ठी लगाई जो लोहा गलाने और पिघलाने का काम करता था। और लोहा गलाने और पिघलाने वाली जो भट्ठी थी, अपनी पत्नी को उसी में बुलाया और कहा कि तुम्हारी ज़रूरत है यहाँ पर, तुम्हें आज काम पर आना है। जिस दिन उसने 25 अक्टूबर 2025 को उसने बात की थी चैटिंग पर, उसकी 26 अक्टूबर को वहीं पर अपने गोदाम में बुलाया और वहीं पर गला घोंट करके मार दिया। और उसके बाद में लोहा पिघलाने वाली भट्टी में उसे डाल करके जला दिया और पिघला दिया। पिघलाने के बाद में उसकी जो राख थी वो नदी में खाक कर दी, फेंक दिया और उस भट्टी को भी बेच दिया कबाड़ी के हाथ में, जो भी पैसा मिला बेच दिया। पुलिस को जब सारी घटना सुनाई तो जो समीर जाधव की माँ थी वो बहुत हैरान रह गई कि मेरा लड़का आखिर समीर जाधव ऐसा कैसे कर सकता है। लेकिन जब उसके बच्चों ने जाना तो बच्चों को लगा कि बच्चे भी सोच रहे थे कि मेरा पिता खुद मेरी माँ को इस तरह से मार दिया है, आखिर कैसा पिता है। एक ऐसे अफेयर में जाकर के अपनी पत्नी का जिस तरह से कत्ल किया था, उसके भरोसे का फ़ायदा उठाया, बहुत गलत किया था। आखिर ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। तमाम सारे रास्ते थे। मैं कई बार इस बात को रखता हूँ कि क्राइम के अलावा तमाम सारे अन्य रास्ते भी होते हैं, तो कोशिश करके क्राइम की घटना को अंजाम ना दें। अब उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई है जो समीर जाधव है और बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं। खैर उसकी दादी है जब तक बच्चों की, तब तक वो उसे पाल रही है, लेकिन नेक्स्ट टाइम उनके बच्चों के साथ क्या होगा ये किसी को नहीं मालूम। बाकी उसे जेल हो गई है, अभी तो अदालत का जो फैसला है उम्र कैद है। आगे नेक्स्ट टाइम में उसकी सज़ा में क्या बदलाव होता है वो कानून तय करेगा। दोस्तों इस घटना के बारे में, इस कहानी को जिस तरह से समझे हों आप, अपनी राय इस कमेंट में ज़रूर दें और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य घटना में, और अगर घटनाएं इसी प्रकार की आपको पसंद हों, अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं कल रात 8 बजे एक नई घटना में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।